रूबी को होश आता है तो वो खुद को एक मेडिकल रूम में पाती है। रूबी बेड से उठती है तो वो पाती है कि उसके हाथ और कमर पर पट्टी बंधी हुई है। रूबी जब अपने पैर को तरफ देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। रूबी का एक पैर लोहे का होता है। रूबी चिल्लाते हुए ये सब किया है। डॉक्टर जो उसी रूम में किसी और स्टूडेंट का इलाज कर रहा था, रूबी के पास जाता है और कहता है, रूबी तुम्हारा पैर बुरी तरह से जख्मी था, तुम्हारे पैर की हड्डी का चूरा बन गया था तो हमने उसे काट कर ये आर्टिफिशियल पैर लगा दिया। रूबी कहती है, ओ गॉड। रूबी काफी चिंतित थी और अपने पैर को ही बार बार देख रही थी। घुटने तक उसका पैर लोहे का हो गया था। डॉक्टर कहता है, तुम चिंता मत करो रूबी, ये लोहे का पैर भी असली पैर की तरह ही काम करेगा, इससे तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं होगी। तभी एक आवाज आती है, हाँ रूबी, ये लोहे के बॉडी पार्ट बिल्कुल असली जैसे लगते हैं। रूबी आवाज की ओर मुड़कर देखती है तो पास ही के बेड पर उसे अरबाज दिखाई देता है। अरबाज अपनी मुट्ठी को बार बार बंद खोल कर रहा था। अरबाज की हथेली भी लोहे की थी। रूबी कहती है, अरबाज तुम्हारे हाथ को किया हुआ। अरबाज कहता है, रूम नंबर 34 में मेरे मुकाबला था, पर वो मुकाबला सारे गामा नाम के हथियार से था और उस लड़की ने मेरे हाथ काट दिया। रूबी कहती है, कौन लड़की? अरबाज सोचते हुए, किया नाम था उसका। हाँ याद आया, नरगिस, यही बताया था उसने। काफी अच्छा लड़ती है वो, तुम्हें मिलना चाहिए उससे। रूबी कहती है, नरगिस, में जानती हो उसे। अरबाज कहता है, तुम कैसे जानती हो? रूबी कहती है, वो मेरी अच्छी दोस्त है। अरबाज कहता है, क्या बात है, तुमने तो अभी से दोस्त बनाना शुरू कर दिए। खैर ये बताओ, तुम्हारे पैर को किया हुआ था? रूबी कहती है, एलिमिनेशन चेंबर का नाम सुना है तुमने? अरबाज कहता है, नहीं किया, वो भी कोई लेवल रूम है। रूबी कहती है, नहीं, वो यहाँ की जेल है। वहाँ मेरे सामना 4 खतरनाक बीस्ट से हुआ। काला चीता, सफेद भालू, पायथन और मगरमच्छ। उनसे लड़ते हुए ही मेरी ये हालत हुई है। रूबी की बात सुन अरबाज दंग रह जाता और आश्चर्य से रूबी को देखता है। अरबाज कहता है, ओ रूबी, तुम ठीक तो हो ना? रूबी कहती है, लुक एट मी और बताओ क्या मैं तुम्हें ठीक लग रही हूँ? रूबी और अरबाज बातें कर ही रहे थे कि एक तेज सायरन बजने लगता है और रूम की अंदर की लाइट लाल होकर ब्लिंक होने लगती है। अरबाज कहता है, क्या भूकंप आया है? रूबी कहती है, अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई? डॉक्टर कहता है, ये इमरजेंसी सायरन है, जरूर कुछ बड़ी प्रॉब्लम होगी। रूबी की घड़ी में से बीप की तेज आवाज आती है और घड़ी में एक मैसेज आता है, रूम नंबर 400। अरबाज कहता है, मेरी घड़ी में भी मैसेज आया है रूम नंबर 400 में जाने का। रूबी कहती है, तो चलो फिर। दोनों रूम नंबर 400 के ओर निकल जाते हैं। शौर्य अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर ही था कि उसे चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आती है। शौर्य कहता है, शीट, सुबह हो गई, जल्दी ही ट्रेनिंग हॉल में जाना होगा। शौर्य तलवार वही पत्थर के ऊपर रखकर भागना शुरू करता है। भागते भागते ही शौर्य अपनी आंखों पर बंधी पट्टी उतार फेंकता है। शौर्य ट्रेनिंग हॉल में जाता है। वहां पहले से ही गुरु श्रेष्ठ आ चुके थे। शौर्य बिना कुछ बोले अपने दोस्तों के पास जाकर खड़ा हो जाता है। गुरु श्रेष्ठ शौर्य को देखते हैं। शौर्य, आज तुम पूरे 24 मिनट लेट हो और लेट आने की सजा तुम जानते हो। आज फिर तुम रात तक प्रैक्टिस करोगे और तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। आर्यन कहता है, तुम्हें ध्यान रखना था ना, आज फिर लेट हो।
सानिया कहती है, गुरुजी शौर्य पहले ही 2 दिन से नहीं सोया है और अब आज भी वो नहीं सोएगा तो उसकी तबीयत पर असर पड़ सकता है। और वैसे भी वो 2 दिन और 2 रात से प्रैक्टिस ही कर रहा है। उसे आराम की जरूरत है। गुरु श्रेष्ठ कहते हैं, भले ही वो प्रैक्टिस कर रहा था पर उसने नियम का पालन नहीं किया। सानिया कहती है, लेकिन गुरुजी, गुरु श्रेष्ठ सानिया को टोकते हुए, लेकिन कुछ नहीं। सब एक एक हाथ की दूरी पर खड़े हो जाओ। सानिया अभी भी कुछ कहना चाहती थी पर शौर्य उसे मना कर देता है। शौर्य कहता है, रहने दो सानिया, तुम फिक्र मत करो। गुरु श्रेष्ठ कहते हैं, आज तुम सब किक प्रैक्टिस करोगे। गेलेन एक 10 फीट लंबा खंबा लेकर आता है और उसे 1 फीट जमीने में गाड़ देता है। खंबे के हर 1 फीट पर एक लाइन बनी हुई थी। उसके बाद गुरु श्रेष्ठ आर्यन को इशारा करते हैं। आर्यन घर के अंदर से एक बड़ी थाली में सफेद पाउडर रख के लाता है और उस खंबे के पास ही में रख देता है। गुरु श्रेष्ठ कहते हैं, सब अपने जूते उतार दो और बारी बारी अपने पैरों को इस पाउडर से रंगकर इस खंबे पर एक किक मारो। जो सबसे ऊंची किक मरेगा वो जीत जाएगा। और जीतने वाला मुझसे कुछ भी इनाम के रूप में मांग सकता है। तो बिना वक्त गवाए अब शुरू करो। आर्यन, पहले तुम कोशिश करो। आर्यन आगे आकर उस थाली में रखे सफेद पाउडर से अपने पैर शना लेता है और अपन पूरा दम लगा अपनी किक को उस लकड़ी के खंबे पर मारता है। उसके पैर की निशान खंबे पर छप जाते हैं। गुरु श्रेष्ठ कहते हैं, 3.9 फीट। गुड। सानिया सोचती है, ये मुकाबला जीतने के बाद मैं गुरुजी से शौर्य को माफ करने के लिए कह दूंगी। आशीष कहता है, हे शौर्य, तुम जीत गए तो क्या इनाम लेना चाहोगे? शौर्य कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूं, पर तुम क्या इनाम लेना चाहोगे? आशीष कहता है, मैं तो आज छुट्टी लेना चाहूंगा। शौर्य हंसते हुए कहता है, छुट्टी? और वो क्यों? किया तुम थक गए हो? सानिया कहती है, हाँ बताओ, तुम्हें छुट्टी क्यों चाहिए? आशीष कहता है, अरे आज वो। आशीष अचानक चुप हो जाता है। शौर्य कहता है, तुम चुप क्यों हो गए? बोलो, क्या कह रहे थे? आशीष कहता है, अपना कान इधर लाओ। शौर्य अपना कान आशीष की तरफ कर देता है। आशीष शौर्य के कान में कहता है, आज सानिया का बर्थडे है और उसे सेलिब्रेट करने के लिए छुट्टी की जरूरत है। और हाँ, ये बात सानिया को मत बताना, उसे सरप्राइज देना है। शौर्य आश्चर्य से आशीष को देखता है और फिर सानिया को देखता है। सानिया कहती है, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या इस गधे ने मेरे बारे में कुछ बोला? कहानी जारी है। गुरु श्रेष्ठ कहते हैं, शौर्य, अब तुम्हारी बारी है। शौर्य अपने पैरों में पाउडर लगाकर खंबे के पास जाकर खड़ा हो जाता है। गुरु श्रेष्ठ कहते हैं, शौर्य, ये ताकत का नहीं, स्किल का टेस्ट है। तो ये लकड़ी का खंबा तोड़ मत देना। चलो अब किक मारो। शौर्य अपने शरीर को घुमाकर किक मारता है। शौर्य के पैर के निशान भी खंबे पर छप जाते हैं। गुरु श्रेष्ठ कहते हैं, 5.8 फीट, बहुत बढ़िया। उसके बाद सानिया का नंबर था। सानिया 5.5 फीट की किक मारती है। गुरु श्रेष्ठ कहते हैं, आशीष, अब तुम्हारी बारी। आशीष अपने शरीर को हवा में घुमाकर किक मारता है। गुरु श्रेष्ठ कहते हैं, 6.2 फीट, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ ये टेस्ट तुम जीते, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? आशीष कहता है, पिताजी, मैं चाहता हूं कि आज हम सबको छुट्टी दे दी जाए। गुरु श्रेष्ठ कहते हैं, अगर तुम ऐसा चाहता हो तो ठीक है, आज तुम सब जो चाहे वो कर सकते हो। आशीष कहता है, पिताजी, किया शौर्य भी आज? गुरु श्रेष्ठ कहते हैं, क्योंकि तुमने सबके लिए छुट्टी मांगी है और सब में शौर्य भी शामिल है।
तो ठीक है, आज तुम सब मजे करो, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है, तो मैं रात के खाने के वक्त ही आऊंगा। आशीष कहता है, ठीक है पिताजी। आशीष आर्यन और शौर्य को इशारा करता है और अपने साथ आने को कहता है। आर्यन और शौर्य आशीष के पीछे पीछे चले जाते हैं। सानिया ये देख कहती है, ये लड़के अब किया खिचड़ी पका रहे हैं। खैर मुझे किया, पर अब मैं करूँ किया। हाँ, जाके अपनी डायरी लिखती हूँ, वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं। सानिया अपने कमरे में चली जाती है। गुरु श्रेष्ठ को जाता देख गेलेन उनके पास जाता है। गेलेन पूछता है, गुरुजी, ये सब किया था, मेरे कुछ समझ नहीं आया, आपने इस मामूली से टेस्ट के लिए उन्हें छुट्टी क्यों दे दी? गुरु श्रेष्ठ कहते हैं, मैंने जानबूझकर ऐसा किया। गेलेन कहता है, पर क्यों? गुरु श्रेष्ठ मुस्कुराते हुए कहते हैं, आज सानिया का जन्मदिन है और मैंने कल रात आशीष को खुद से बातें करते हुए सुना था। वो यही सोच रहा था कि छुट्टी कैसे मिलेगी ताकि वो सानिया का जन्मदिन सेलिब्रेट कर सकें। गेलेन कहता है, आज सानिया का जन्मदिन है, मैं अभी जाकर उसे शुभक मनाए देता हूँ। गुरश्रेष्ठ कहते हैं, नहीं गेलेन, ऐसा मत करो, आशीष बाकियों के साथ मिलकर सानिया को सरप्राइज देने वाला है। गेलेन कहता है, जैसी आपकी आज्ञा गुरुश्रेष्ठ, में भी नहीं चाहता कि आशीष का सरप्राइज प्लान मेरी वजह से अधूरा रह जाए। गुरु जी, मैं चलता हूँ। गुरुश्रेष्ठ कहते हैं, अब तुम कहाँ जाओगे? गेलेन कहता है, सानिया के लिए गिफ्ट लेने। गुरुश्रेष्ठ गेलेन की बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं। गुरुश्रेष्ठ और गेलेन साथ में पहाड़ी से नीचे जाने वाले रास्ते पर चलते हैं। नीचे जाने के बाद गुरुश्रेष्ठ एक काली गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं और गेलेन मार्केट जाने के रास्ते चल देता है। आशीष, आर्यन और शौर्य घर के पीछे जमा होते हैं। आर्यन कहता है, हाँ बता भाई, क्यों बुलाया है हमें यहाँ? शौर्य कहता है, हाँ जल्दी बता। आशीष कहता है, ध्यान से सुनो, आज सानिया का बर्थडे है, तो हमें उसके लिए सरप्राइज प्लान करना चाहिए। आर्यन कहता है, अच्छा, तो तुमने इसीलिए आज छुट्टी मांगी है? शौर्य कहता है, मेरे पास एक आइडिया है। आशीष कहता है, हाँ कहो शौर्य। शौर्य कहता है, क्यों ना हम कैफे बुक कर ले और वही सानिया का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। आशीष कहता है, हाँ यही ठीक रहेगा, और उसके बाद हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे। पर यार, एक प्रॉब्लम है। आर्यन कहता है, कैसी प्रॉब्लम? आशीष कहता है, पैसे। कहाँ से लाएंगे? मेरे पास जो पैसे हैं वो काफी नहीं होंगे। आर्यन, तुम्हारे पास कितने हैं? आर्यन कहता है, मेरे पास अभी 2 या 3 हज़ार ही है बस। शौर्य कहता है, यार तुम पैसे की चिंता मत करो, वो मैं देख लूंगा, मेरे पास है। आर्यन कहता है, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? तुम 4 महीने से यही हो। शौर्य कहता है नहीं, पर आ जाएंगे। आशीष कहता है, फिर ठीक है, तो प्लान सुनो, मैं जाकर कैफे और रेस्टोरेंट में बुकिंग करता हूँ। आर्यन, तुम शाम 5 बजे सानिया को अपने साथ ले आना, मैं तुम्हें एड्रेस मैसेज कर दूंगा। आर्यन कहता है, पर मैं उससे कहूंगा क्या कि मैं कहाँ ले जा रहा हूँ? आशीष कहता है, अब ये भी मैं बताऊंगा तो तुम क्या करोगे? कर देना कोई बहाना। शौर्य कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, पैसे का इंतजाम भी करना है। आशीष कहता है, हाँ ठीक है, चलो फिर। शौर्य और आशीष पहाड़ी से नीचे उतर जाते हैं और आर्यन अपने कमरे में चला जाता है। शौर्य कहता है, यहाँ मार्केट कहाँ है, क्या तुम्हें पता है? आशीष कहता है, हाँ वो सामने वाली सड़क है, उस पे थोड़ी दूर चलने के बाद दाहिनी ओर मुड़ जाना, वहां से मार्केट एरिया शुरू होता है। वैसे किया, तुम्हें कुछ खरीदना न है?
शौर्य कहता है, हाँ ऐसा ही कुछ। अच्छा तो मैं चलता हूँ, फ्री होते ही तुम्हें कॉल करूंगा। आशीष कहता है, ठीक है शौर्य। शौर्य मार्केट एरिया में जाता है और ज्वेलरी शॉप ढूंढने लगता है। कुछ ही दूरी पर उसे एक शॉप दिख जाती है। शौर्य शॉप के अंदर जाता है। शौर्य के गले में एक गोल्ड चैन थी जो शौर्य को उसके पिता ने उसके बर्थडे पर दी थी। शौर्य अपनी उस चैन को बेच देता है और दुकान से बाहर आ जाता है। उसी सड़क पर एक गिफ्ट शॉप के बाहर गेलेन खड़ा शौर्य को देख रहा था। गेलेन सोच रहा था कि ये शौर्य आखिर ज्वेलरी शॉप में क्या करने गया था। शौर्य के शॉप से जाने के बाद गेलेन उसी ज्वेलरी शॉप के अंदर जाता है और वहां से मालिक से पूछता है, अभी जो लड़का यहां से गया है वो यहां क्यों आया था। दुकानदार कहता है, माफ करना, हम अपने ग्राहकों के बारे में किसी को नहीं बताते हैं। गेलेन दुकानदार के एक थप्पड़ मारता है। थप्पड़ लगते ही दुकानदार बक देता है कि शौर्य उसे एक गोल्ड चैन बेच के गया है। दुकानदार गेलेन को चैन दिखाता है। गेलेन खुद से कहता, ये तो वही चैन जिसे शौर्य हमेशा अपने गले में डाले रखता था। उसने इसे क्यों बेचा? उसे पैसे की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई होगी जो उसे अपनी चैन बेचने पड़ गई? कहीं ये सानिया के बर्थडे के लिए तो नहीं? ये सोचकर गेलेन थोड़ा गुस्से में आ जाता। गेलेन कहता है, शौर्य तुमको सानिया के लिए ये करने की जरूरत नहीं है, अभी उसका ये भाई जिंदा। गेलेन दुकानदार को उस चैन की कीमत देकर उसे खरीद लेता है और गिफ्ट लेने के लिए एक गिफ्ट शॉप में जाता है। शौर्य भी उसी शॉप में था। गेलेन कहता है, हेलो शौर्य, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शौर्य कहता है, मैं तो यहाँ गिफ्ट लेने आया हूँ। पर तुम कैसे यहाँ किया? तुम भी गिफ्ट लेने आए हो? गेलेन कहता है, हाँ सही पहचाना तुमने। शौर्य कहता है, तो आशीष ने तुम्हें भी बता दिया? गेलेन कहता है, उसने नहीं बताया पर मुझे पता चल गया। शौर्य कहता है, मेरा गिफ्ट तो पैक हो गया, मैं चलता हूँ, सीधा पार्टी में मिलेंगे। गेलेन कहता है, चले जाना, पर अभी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शौर्य कहता है, हाँ कहो। गेलेन शौर्य को उसकी शर्ट के कॉलर से पकड़कर शॉप से बाहर लाता है और उसे खींचते हुए एक खाली और पतली गली में धक्का देता है। शौर्य आश्चर्य से पूछता है, गेलेन ने ये किया था? गेलेन कहता है, चुप, एकदम चुप। बात यह है कि तुम सानिया के कुछ ज्यादा ही करीबी बनने की कोशिश कर रहे हो। शौर्य कहता है, तुम क्या कह रहे हैं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, और तुम कहना क्या चाहते हो जरा साफ साफ कहोगे? गेलेन कहता है, मैं तुम्हें पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। दोबारा अगर तुमने सानिया का ज्यादा सगा बनने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। शौर्य कहता है, तुम गलत समझ रहे हो गेलेन, ऐसा कुछ नहीं, हम बस अच्छे दोस्त हैं। गेलेन कहता है, सारा दिन मक्खी की तरह उसके आगे पीछे घूमते रहते हो और कह रहे हो मैं गलत समझ रहा हूं। शौर्य अपनी जगह एकदम सही था। वो सानिया को बस एक दोस्त की नजर से देखता था, पर गेलेन को ये दोस्ती समझ नहीं आई। शायद इसी वजह से गेलेन एक बार शौर्य को जान से मारने की कोशिश कर चुका है। शौर्य कहता है, तुम्हें जो समझना है समझो, मेरे पास ये बकवास सुनने का वक्त नहीं है, मैं जा रहा हूं। शौर्य की बात सुन गेलेन को गुस्सा आ जाता है और वो शौर्य के एक थप्पड़ मार देता है। गेलेन की उंगलियों के निशान शौर्य के चेहरे पर छप जाते हैं। शौर्य को इसकी उम्मीद नहीं थी। शौर्य की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। शौर्य गेलेन के एकदम करीब जाता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर एक अलग ही अंदाज में कहता है, दोबारा ऐसी गलती मत करना वरना मैं भूल जाऊंगा कि मेरे दुश्मन तुम नहीं हो। शौर्य की आवाज भारी हो जाती है और उसकी गुस्सेल आंखें देख एक पल को गेलेन भी चौंक जाता है।
शौर्य का ये रूप उसने पहले कभी नहीं देखा था। गेलेन तो शुरू से ही शौर्य को एक कमजोर इंसान के रूप में देखता था। शौर्य वहां से चला जाता है और गेलेन अभी भी वही खड़ा किसी सोच में खो जाता है। गेलेन कहता है, अगर गुरु श्रेष्ठ न होते तो अभी मैं इसकी आंखें निकाल देता। खैर अभी मुझे गिफ्ट लेना है, इसे बाद में देख लूंगा। क्या होगा आगे? क्या शौर्य और गेलेन के बीच लड़ाई होगी? क्या शौर्य कभी रूबी को बचा पाएगा? क्या होगा रूबी के साथ? आगे जानने के लिए जुड़े रहे इस रोमांच से भरी एक्शन SCIFI कहानी लव असैसिन। आर्यन अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर काट रहा था। शाम के 4 बज चुके थे और उसे अभी तक कोई बहाना नहीं सूझा। वो लगातार यही सोच रहा था। थोड़ी ही देर में उसे आशीष का मैसेज आया और उसमें एक कैफे का पता था। आर्यन कहता है, शीट, जो होगा देखा जाएगा। इतना बोलकर आर्यन सानिया के कमरे में चला जाता है। सानिया आर्यन को देख हैरान होती। सानिया कहती है, आर्यन तुम यहाँ कुछ काम है किया? आर्यन कहता है, हाँ काम तो है। सानिया कहती है, हाँ तो कहो क्या काम है? आर्यन कहता है, मुझे एक जगह जाना और मुझे यहाँ के रास्ते नहीं पता है। तो क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? सानिया कहती है, हाँ जरूर, पर तुम्हें जाना कहाँ है? आर्यन खुश होते हुए कहता, तो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें रास्ते में बताता हूँ। सानिया कहती है, तैयार हो जाओ क्या मतलब? क्या तुम मुझे किसी फंक्शन में लेके जा रहे हो? आर्यन कहता है, हाँ ऐसा ही कुछ। अब तुम पहले जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं बाकी बातें रास्ते में बताऊंगा। सानिया कहती है, तुम शौर्य या आशीष को अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? आर्यन कहता है, वो यहाँ नहीं है, प्लीज यार चलो भी अब। सानिया कहती है, ठीक है चलती हूँ, मुझे 2 मिनट दो, बस मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, तुम बाहर मेरा इंतजार करो। आर्यन कमरे से बाहर आ जाता है। आर्यन कहता है, अब ये 2 मिनट बोलकर पता नहीं कितना इंतजार करवाएगी। सानिया बाहर आकर कहती है, चले अब। आर्यन सानिया को देखता है। उसने आसमानी रंग की फ्रॉक पहनी थी जिसमें सानिया बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी। आर्यन और सानिया काठमांडू शहर के एक मशहूर कैफे में जा रहे थे। आर्यन खुश था कि उसे ज्यादा बहाना नहीं करना पड़ा, पर सानिया को अब भी नहीं पता था कि वो जा कहाँ रहे हैं। कैफे के सामने आने के बाद सानिया हैरानी से कहती है, आर्यन तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुझे लगा था कि हम किसी फंक्शन में जा रहे, पर ये। आर्यन कहता है, बस थोड़ा इंतजार और फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। पर पहल तुम अपनी आंखों पर पट्टी बांध लो। सानिया कहती है, पर क्यों? आर्यन कहता है, एक सरप्राइज है, उसके लिए चलो, अब आंखें बंद करो और अंदर चलो। आर्यन जबरदस्ती सानिया की आंखों पर पट्टी बांध देता है और सानिया को कैफे के अंदर ले जाता है, जहां शौर्य और आशीष पहले से ही सारा इंतजाम करके इंतजार कर रहे थे। उसके बाद आर्यन जाकर आशीष और शौर्य के पास खड़ा हो जाता है। वही एक टेबल पर केके सजा हुआ था। आर्यन कहता है, अब तुम पट्टी खोल दो सानिया। सानिया जैसे ही पट्टी खोलती है तो सब एक साथ कहते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सानिया। सानिया ये देख हैरान होती है। सानिया कहती है, सीरियसली गेस, तुम सबको मेरा बर्थडे याद है? थैंक यू वेरी वेरी मच। आशीष कहता है, याद कैसे नहीं होता, आखिर तुम मेरी बचपन की दोस्त हो। आर्यन कहता है, चलो अब केक काटने वक्त हो रहा है। सानिया केक काटती है और सब उसे विश करते हैं और सब बहुत एंजॉय करते हैं। फिर सब सानिया को गिफ्ट देते हैं। सानिया कहती है, गेस इसकी क्या जरूरत थी? शौर्य कहता है, जरूरत कैसे नहीं थी, आखिर आज तुम्हारा बर्थडे है। चलो अब गिफ्ट तो खोलो।
सानिया शौर्य का दिया गिफ्ट खोलती है। उसमें एक हार्ट की शेप वाला खूबसूरत सा लॉकेट था। सानिया उसे देखे काफी खुश होती है। सानिया कहती है, ये सच में काफी खूबसूरत है। थैंक यू शौर्य। शौर्य कहता है, योर वेलकम। आर्यन कहता है, अब मेरा गिफ्ट खोलो। सानिया आर्यन का दिया गिफ्ट खोलती है। उसमें एक घड़ी थी। सानिया आर्यन को थैंक यू कहती है और आशीष का गिफ्ट खोलती है। उसमें एक स्मार्टफोन था। सानिया कहती है, आशीष इसकी क्या जरूरत है, फोन तो मेरे पास पहले से ही है। आशीष कहता है, हाँ पर तुम्हारा फोन काफी पुराना है और हैंग होता है। सानिया आशीष को थैंक यू कहती है। उसके बाद सब कैफे वाले से गाने बजाने को कहते हैं और खूब डांस करते हैं। और उसके बाद सब रेस्टोरेंट चले जाते हैं। रेस्टोरेंट में जाने के बाद सानिया खाने की टेबल पर बैठकर कुछ सोचने लग जाती है। शौर्य कहता है, क्या सोच रही हो? सानिया कहती है, हम यहाँ क्यों आए हैं? शौर्य कहता है, डिनर करने। सानिया कहती है, मेरा मतलब हम इस 5 स्टार होटल में क्यों आए हैं, यहाँ का खाना तो काफी महंगा होगा। आशीष कहता है, महंगा है तो क्या हुआ, हमारा शौर्य किसी से कम है। ये डिनर प्लान इसी का है। आर्यन कहता है, यार तुम सब बातें ही करोगे या ऑर्डर भी दोगे? आशीष कहता है, हाँ रुक जरा, वेटर को तो आने दे। वेटर के आने के बाद शौर्य कहता है, मेनू में जो स्पेशल है वो लिया सबके लिए। वेटर ऑर्डर लेकर चला जाता है और कुछ ही देर में वो सबके लिए ऑर्डर ले आता है। सबके डिनर करने के बाद वेटर बिल लेकर आता है और आर्यन के सामने रख देता है। आर्यन बिल पर नजर मरता है और आशीष की तरफ बढ़ा देता है। आशीष बिल देख हैरान था और बिल सानिया की तरफ बढ़ा देता है। सानिया बिल देख शॉक्ड हो जाती है। सानिया कहती है, 1550 ये कुछ ज्यादा नहीं है। शौर्य जो कि अभी भी अपनी ड्रिंक पी रहा था, वो सानिया के आगे से बिल अपनी तरफ करता है और ग्लास नीचे रख अपनी जेब से पैसे निकाल बिल के अंदर रख देता है। शौर्य कहता है, तो चले अब। सानिया उठते हुए, गैस इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी। आशीष उठते हुए, अब तो कर दिया, अब कहने का क्या फायदा। आर्यन कहता है, रुको सब 1 मिनट। शौर्य कहता है, क्या हुआ, चलना नहीं है क्या? आर्यन कहता है, रुको जरा, वो सामने टीवी पर देखो, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की न्यूज़ चल रही। आशीष कहता है, कहाँ यार, अभी तो ब्रेक आ रहा है। आर्यन कहता है, हेडलाइन पढ़ो सब नीचे। शौर्य कहता है, हाँ यही लिखा है। सानिया भी ध्यान से टीवी की तरफ देखती है। आर्यन कहता है, इसकी आवाज क्यों बंद है? आर्यन वेटर से टीवी की आवाज खोलने को कहता है और वेटर आवाज खोल देता है। ब्रेक खत्म होते ही न्यूज शुरू होती और सबकी नजर टीवी पर गड़ जाती है। न्यूज एंकर कहता है, आज सुबह ही हमारे चैनल की वेबसाइट पर किसी अनकेनी WN सोर्स से एक वीडियो आई है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की है जो दशकों से एक्टिव है। वीडियो देखकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो अब आपको वीडियो दिखाया जा रहा है। वीडियो दिखाई जाती है और न्यूज एंकर कहता है, देखिए इस लोहे की जंजीरों से बने पिंजरे को, जिसके अंदर ये लड़की कैसे अलग अलग खूंखार जानवरों से अपनी जान बचाने के लिए लड़ रही है। किस तरह ये काला चीता इसके पैर पर काट रहा है। और इतना ही नहीं, इस पिंजरे के अंदर कभी सफेद भालू आता है तो कभी पायथन और आखिर में ये खूंखार मगरमच्छ। देखिए किस तरह से ये मगरमच्छ इस लड़की का पैर खा रहा है।
इसके खून से पिंजरे के अंदर का फर्श लाल होता जाता है। दर्द के मारे इस मासूम सी दिखने वाली लड़की का चीखना चिल्लाना साफ सुनाई देता। शौर्य और बाकी सब ये देख अचंभित और परेशान थे, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सानिया कहती हैं, बेचारी लड़की, क्या हो रहा है इसके साथ? आशीष कहता है, पर यह है कौन? इसका चेहरा भी सही से दिखाई नहीं दे रहा। न्यूज़ एंकर कहता है, वीडियो में क्वालिटी न होने की वजह से इस लड़की की पहचान नहीं हो पा रही थी, पर हमने एक स्क्रीनशॉट को क्लियर किया, हमें इसका चेहरा साफ दिखाई दिया। तो आप सब भी देखें और इसके बारे में कुछ भी पता चले तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। टीवी स्क्रीन पर न एक फोटो दिखाई देता है और उस फोटो को देख शौर्य को एक जोर झटका लगता है। शौर्य के पैरों तले मानो जमीन खिसक जाती है। टीवी पर दिखाई गई लड़की और कोई नहीं, रूबी ही थी। आशीष कहता है, आखिर कौन है ये लड़की और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन वालों ने इसके साथ ऐसा क्यों किया? सानिया कहती है, ये लोग इंसान नहीं शैतान हैं। आर्यन कहता है, यार मुझे देखकर ही डर लग रहा, पता नहीं इस बेचारी पर क्या बीत रही थी। आर्यन कहता है, अच्छा तो रात हो गई है, हमें घर भी जाना है, गुरुजी हमारी राह देख रहे होंगे। आशीष कहता है, हाँ चलो। सानिया, आशीष और आर्यन चलने लगते हैं। तभी सानिया कहती है, रुको, शौर्य को तो बुला लो। आशीष आवाज देता है, हे शौर्य, चलो, अब क्या वही खड़े रहोगे? शौर्य आशीष की बात का कुछ जवाब नहीं देता। सानिया कहती हैं, शौर्य आ क्यों नहीं रहा? आर्यन कहता है, रुको मैं उसे लेकर आता हूं। आर्यन शौर्य के पास जाकर कहता है, शौर्य चलो, हमें देर हो रही है। शौर्य इसका भी कोई जवाब नहीं देता। ये देख आशीष और सानिया भी शौर्य के सामने जाते हैं। सानिया कहती हैं, ये शौर्य को क्या हो गया, ये हमारी बात क्यों नहीं सुन रहा? आशीष कहता है, कहीं इसे किसी बात का सदमा तो नहीं लगा? आर्यन कहता है, कैसी बात कर रहे हो, अभी तो एकदम ठीक था शौर्य। आशीष कहता है, कहीं ये उस वीडियो की वजह से तो नहीं जो अभी न्यूज़ में देखी थी? आर्यन कहता है, उस वीडियो से शौर्य को क्यों सदमा लगेगा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे वो घायल लड़की और कोई नहीं, रूबी हो। आर्यन इतना कहकर चुप हो जाता है और शौर्य की तरफ देखता है। सानिया कहती है, ओ माय गॉड, जरूर वो लड़की रूबी ही होगी, तभी शौर्य को सदमा लगा है। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना शौर्य को कुछ भी हो सकता था। क्या होगा आगे? क्या शौर्य को होश आएगा? होश आने के बाद क्या करेगा शौर्य? क्या शौर्य कभी रूबी से मिल पाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहे ये ट्विस्ट एंड टर्न से भरपूर कहानी लव असैसिन। सानिया शौर्य को हिलाती हुई कहती है, शौर्य होश में आओ। आर्यन कहता है, शौर्य तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, अब क्या करें? आशीष कहता है, एक तरीका है, शौर्य को थप्पड़ मारो। सानिया शौर्य को थप्पड़ मारती है, पर शौर्य फिर भी होश में नहीं आता। आशीष कहता है, जरा जोर से मारो। सानिया शौर्य को जोर से एक थप्पड़ मारती है। थप्पड़ लगने से शौर्य को होश आ जाता है। शौर्य इधर उधर बेचैनी से देखने लगता है। शौर्य घबराकर कहता है, रूबी, वो रूबी है, मेरी रूबी। वो मुसीबत है। आर्यन कहता है, शौर्य शांत हो जाओ और होश में आओ। शौर्य कहता है, रूबी मुसीबत में है और मैं यहाँ मजे कर रहा हूँ। नहीं, शौर्य जोर से चिल्लाता है और शौर्य की आंखों से आंसू टपक जाते हैं। सानिया कहती है, शौर्य शांत हो जाओ। शौर्य कहता है, वो लोग रूबी को टॉर्चर कर रहे हैं और तुम कह रही हो मैं शांत हो जाओ। नहीं छोड़ूंगा, उनमें से किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा। मार दूंगा हर एक को, तड़पा तड़पा कर मरूंगा। शौर्य रेस्टोरेंट से बाहर भागने लगता है।
सानिया कहती है, रुको शौर्य, तुम कहाँ जा रहे हो? शौर्य सानिया की बात का कुछ जवाब नहीं देता और बस भागता रहता है। आशीष, आर्यन और सानिया भी शौर्य का पीछा करते हैं। शौर्य पहाड़ के पास पहुंच जाता है और एकेडमी की ओर दौड़ता है। शौर्य बेहद ही तेज रफ्तार से भाग रहा था। आशीष, आर्यन और सानिया भी शौर्य के पीछे पीछे भाग रहे थे। भागते भागते आर्यन कहता है, शौर्य इतनी तेज भाग रहा है कि या इसकी असल ताकत दोबारा सामने आ गई है। आशीष कहता है, अच्छा तो ये बात है। सानिया कहती है, कौन सी बात? आशीष कहता है, शौर्य जब गुस्से में होता है तभी उसकी आंतरिक शक्ति सक्रिय होती है। सानिया कहती है, वो सब तो ठीक है पर अब शौर्य को कैसे काबू में लाएंगे? आर्यन कहता है, काबू में तो तब लाएंगे उसे जब उसके पास जाएंगे। देखा तुमने किस तरह वो पहाड़ी के ऊपर जाने वाले कच्चे घुमावदार रास्ते पर भाग रहा है। शौर्य पहाड़ी के ऊपर बनी गुफा के पास पहुंच जाता है। वही गेलेन भी पैदल चल रहा था। शौर्य भाग ही रहा था कि शौर्य गेलेन से टकरा जाता है और गेलेन वही लड़खड़ाकर गिर जाते हैं। गेलेन देखता है कि उसे शौर्य ने टक्कर मारी है। गेलेन गुस्से में कहता है, तेरी इतनी हिम्मत की तू मुझे टक्कर मारे, मामूली कीड़े। इतना कहकर गेलेन उठ खड़ा होता है और शौर्य के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। गेलेन के थप्पड़ से शौर्य का मुंह एक तरफ नीचे की ओर झुक जाता है। गुस्से से शौर्य की आंखें लाल हो जाती हैं। शौर्य भारी आवाज में कहता है, मैंने तुमसे कहा था ऐसी गलती दोबारा मत करना। गेलेन चीख कर कहता है, आंखें किया दिखा रहा, नजरें नीचे कर वरना तेरी आंखें ही निकाल लूंगा। शौर्य गुस्से में और उसी भारी आवाज में कहता है, अभी और इसी वक्त मुझसे माफी मांग, समझा? गेलेन कहता है, तेरी तो तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक। गेलेन शौर्य को एक और थप्पड़ मारने वाला होता है पर शौर्य गेलेन के हाथों के नीचे से निकलकर गेलेन के सीने पर एक जोरदार लात मरता है और गेलेन एक ही झटके में पहाड़ से सीधा नीचे जाकर गिरता है। गेलेन नीचे गिरने से पहले अपने शरीर को पूरा सिकुड़ लेता है। गेलेन एक बड़े पत्थर से टकराता है और उसके मुंह से के तेज चीख निकलती है। वही आशीष, आर्यन और सानिया भी भागते हुए आ रहे थे। आर्यन चिल्लाता है, ये तो गेलेन है। आशीष कहता है, ये नीचे कैसे गिरा? सानिया भागकर गेलेन के पास जाती है। गेलेन के पैर टूट चुके थे और उसके मुंह से खून निकल रहा था। सानिया ये देख रोने लगती है। सानिया कहती हैं, ये किया हुआ तुम्हें भैया, तुम ऊपर से कैसे गिरे? गेलेन उंगली से ऊपर की तरफ इशारा करता है। वहां शौर्य खड़ा था। शौर्य एक नजर देखकर गुफा के अंदर चला जाता है। सानिया कहती है, ये शौर्य ने किया पर क्यों? आशीष कहता है, खुद को संभालो सानिया, अभी इन सब बातों का समय नहीं है, हमें जल्द ही गेलेन को ऊपर घर में मौजूद जल कुंड में डालना होगा। आर्यन कहता है, हाँ आशीष सही कह रहा है। गेलेन अपने जेब से एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स निकालता है और सानिया को देता है और कहता है, हैप्पी बर्थ बर्थ, और अपनी आंखें बंद कर लेता है। गेलेन को गहरी चोट लगी थी जिस वजह से वो बोल भी नहीं पा रहा था। आर्यन और आशीष गेलेन को उठाते हुए पहाड़ के ऊपर ले जाते हैं और फिर घर के अंदर मौजूद ठंडे पानी के कूद में डाल देते हैं। आशीष भागकर वहां रखे मटके को उठाता है और उसमें रखा सफेद चूरन जैसा पदार्थ कुंड में डाल देता है और वही थक कर बैठ जाता है। आर्यन कहता है, इस मटके में ऐसा किया है जो जख्मों को इतनी तेज भर देता है। आशीष कहता है, ये एक तरह का केमिकल है जो ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करता है और एक ऐसा द्रव बनाता है
जिसमें जख्मों को तेजी से ठीक करने की ताकत होती। साफ साफ शब्दों में कहूं तो ये कुंड एक हीलिंग पावर कुंड है। सानिया कहती है, शौर्य ने ऐसा क्यों किया? आर्यन कहता है, क्या गारंटी है कि शौर्य ने ही गेलेन को पहाड़ से नीचे फेंका है? सानिया कहती है, वो तो अब खुद शौर्य ही बताएगा। इतना कहकर सानिया उठ खड़ी होती है। आशीष कहता है, रुको सानिया, अभी शौर्य से के पास जाने का कोई फायदा नहीं है। वो हमारे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देगा। आर्यन कहता है, हाँ सानिया, इस वक्त शौर्य को अकेला छोड़ दो, वो अभी अपने पूरे होश में नहीं है। सानिया कहती है, क्या मतलब है तुम दोनों का? क्या चाहते हो कि मैं हाथ पे हाथ रखे बैठी रहूं? आशीष कहता है, हम शौर्य से इस बारे में बात करनी होगी और जरूर करेंगे, पर पहल पिताजी को तो आ जाने दो। आर्यन कहता है, हाँ यही सही रहेगा। शौर्य गुफा के अंदर था। शौर्य गुफा के चारों तरफ बार बार देख रहा था। शौर्य को हर जगह दर्द के मारे चीखती चिल्लाती हुई रूबी दिखाई देती है। शौर्य को ऐसा लगता है मानो रूबी उससे कह रही हो, मुझे बचाओ शौर्य, बचाओ मुझे। शौर्य के कानों में बस रूबी की ही चीखने की आवाज घूम रही थी। शौर्य दर्द के मारे अपना सर दबाने लगता है। शौर्य पूरी ताकत लगाकर मुक्का एक बड़े पत्थर पर मारता। ठीक इसी तरह एक के बाद एक मुक्के शौर्य उस पत्थर पर मरता है। शौर्य की हथेली छिल जाती है और उसकी हथेलियां से खून टपकने लगता है। शौर्य चिल्लाता है, रूबी। शौर्य तलवार उठा लेता है और अपना खून से रंगा हुआ हाथ तलवार पर फेरता है, जिससे तलवार पर शौर्य का खून लग जाता है। शौर्य की नजर वही एक पत्थर पर रखी अपनी किताब जीवयुद्ध पर जाती है। वो किताब खुली ही रखी थी। उस किताब का वही अध्याय खुला हुआ था जिसकी वजह से शौर्य 2 दिन से सो नहीं पाया था। उस अध्याय का नाम पाषाण विभाजन अस्त्र था। शौर्य कहता है, एक ही वार से पत्थर को काट देने वाला मूव देखता हूं, आज ये पत्थर कब तक खुद को बचाएगा। शौर्य तलवार से पत्थर पर बार बार अपनी पूरी ताकत लगाकर मारता है। उसके ऐसा करने से तलवार बीच में से मुड़ जाती है, पर पत्थर को कुछ नहीं होता। शौर्य की तलवार अब लगभग पूरी तरह टूट चुकी थी। शौर्य तलवार फेंक कर दूसरी तलवार उठा लेता है और एक नजर किताब पर मारता है और उसमें बताए गए स्टेप्स को देखता है और उन्हें दोहराने लगता है। शौर्य बिना रुके उन स्टेप्स को बार बार दोहराता है। पूरी रात बीत जाती और सुबह हो जाती है और दोबारा रात। तभी वहां पर आशीष और आर्यन जाते हैं, लेकिन सानिया नहीं आती। वो अभी भी गेलेन के ही पास बैठी हुई थीं। शौर्य की हालत देख आशीष और आर्यन दंग रह जाते हैं। शौर्य का चेहरा और हाथ लाल हो चुके थे। पसीना उसके चेहरे से पानी की तरह बह रहा था। चारों तरफ टूटी हुई तलवार देख आशीष कहता है, शौर्य अब बस भी करो, कब तक खुद को यूं तकलीफ दोगे? आर्यन कहता है, हाँ शौर्य, तुम 3 दिन से सोए भी नहीं हो। अगर तुम सोगे नहीं तो पागल हो जाओगे। बात को समझो शौर्य, शांत हो जाओ। शौर्य कहता है, कैसे शांत हो जाओ, आखिर कैसे? मैं खुद को बेबस महसूस कर रहा हूं। मैं रूबी को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। इतना कहकर शौर्य तलवार को अपने सर के पीछे करता है और अपने पूरे शरीर को एक बार घुमाकर तलवार नीचे लाता है और दोबारा ऊपर ले जाता है। फिर तलवार से उसी पत्थर पर वार कर देता है। शौर्य की तलवार पत्थर को 2 फीट अंदर तक काट देती है, जिससे पत्थर में बीच में से कटकर 2 टुकड़ों में बट जाता है। आशीष और आर्यन ये देख भौंचक के रह जाते हैं। आर्यन कहता है, शौर्य तुमने ये कैसे किया? आशीष कहता है, असंभव, तुमने इतनी जल्दी पाषाण विभाजन अस्त्र की विधि कैसे सीख ली? शौर्य कहता है, 3 दिन और रात से मैं इसी की प्रैक्टिस कर रहा हूं और तुम कह रहे हो कि मैंने जल्दी सीख ली।
आशीष कहता है, हाँ शौर्य, लोगों को ये विधि सीखने में सालों लग जाते हैं, फिर भी वो ये विधि नहीं सीख पाते। खुद गेलेन भी ये विधि अब तक नहीं सीख पाया। आर्यन कहता है, शौर्य मेरे भाई तुमने कर दिखाया। आशीष कहता है, शौर्य अगर तुम इसी तरह अपनी किताब जीवयुद्ध में लिखी सभी विधियां सीख लोगे, तुम बहुत जल्द ही एक अद्भुत योद्धा बन जाओगे। आज तक कोई भी इस किताब को पूरा नहीं सीख पाया। शौर्य कहता है, तुम बस बहाना कर रहे हो ताकि मैं तुम्हारी बात लूं। तभी गुरु श्रेष्ठ वहां आ जाते हैं। गुरु श्रेष्ठ कहते हैं, आशीष सही कह रहा है शौर्य, आज तक मैं भी इस पुस्तक के सभी मूव्स नहीं सीख पाया हूँ। आर्यन कहता है, गुरुजी आप कब आए? आशीष कहता है, हाँ पिताजी, और आप कल रात क्यों नहीं आए? हमें आपकी जरूरत थी। गुरु श्रेष्ठ कहते हैं, मैं अभी कुछ देर पहले ही आया हूँ जब तुम दोनों शौर्य को शांत करने कोशिश कर रहे थे, लेकिन कल ऐसा किया हुआ जो तुम्हें मेरी जरूरत पड़ गई। सानिया भी वहां आ जाती है। सानिया कहती है, क्योंकि शौर्य ने गेलेन को यहां से नीचे फेंक दिया और गेलेन की हालत बहुत खराब है, उसके पैर टूट चुके हैं। आर्यन कहता है, अभी ये साफ नहीं हुई है सानिया की शौर्य ने ये किया है। सानिया कहती है, तो तुम्हें अब भी सबूत चाहिए। तुम खुद शौर्य से क्यों नहीं पूछते? गुरु श्रेष्ठ कहते हैं, सब शांत हो जाओ। शौर्य तुम बताओ, किया तुमने गेलेन को नीचे गिराया था? सब लोग शौर्य की तरफ देखते हैं और उसके जवाब का इंतजार करते हैं। शौर्य कहता है, हाँ गुरुजी, ये मैंने ही किया है। इतना बोलकर शौर्य नजरें नीची कर लेता है। सानिया कहती हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तो तुम्हें अच्छा समझती थी, पर तुम इतने। गुरु श्रेष्ठ सानिया को टोकते हुए कहते हैं, जब तक पूरी बात न जानो कोई निष्कर्ष मत निकालो। सानिया, शौर्य किया, तुम बताओगे कि तुमने ऐसा क्यों किया? शौर्य कहता है, वो मुझसे सामने से लड़ने आया था, मैंने बस अपना बचाव किया। सानिया कहती है, झूठ बोल रहे हो तुम, वो भला वो तुमसे क्यों सामने से लड़ने आएगा? सच तो ये है तुम अपनी उस रूबी को नहीं बचा पा रहे हो, तो तुमने उसका गुस्सा गेलेन के ऊपर निकाला और धोखे से उसके ऊपर हमला कर दिया, वरना तुम उसे कैसे चोट पहुंचा सकते थे? रूबी को बचा नहीं पाए तो उसका गुस्सा। शौर्य गुस्से में कहता है, बस सानिया, बस मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला और मेरे पास उसका सबूत भी है, मेरे गाल पर छपे शौर्य के चांटे के निशान। आशीष कहता है, हाँ पिताजी, शौर्य के गाल पर उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। आर्यन कहता है, गुरुजी, शौर्य चाहे कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, मैंने उसे कभी किसी बेकसूर को मारते हुए नहीं देखा। सानिया कहती है, शौर्य ने गेलेन को जान से मारने की कोशिश की है, इसे इसकी सजा तो मिलनी चाहिए। गुरु श्रेष्ठ कहते हैं, अभी हम बस शौर्य का सच जानते हैं, पर गेलेन का नहीं। शौर्य कसूरवार है या नहीं, इसका फैसला गेलेन के होश में आने के बाद होगा। और अगर शौर्य तुम कसूरवार निकले तो तुम्हें ये एकेडमी और वो किताब जीवयुद्ध यही छोड़कर जाना होगा। गुरु श्रेष्ठ घर के अंदर कुंड के पास चले जाते हैं। सानिया और आशीष भी उनके पीछे पीछे जाते हैं, पर आर्यन शौर्य के पास ही रहता है। शौर्य कहता है, क्या तुम उनके पीछे नहीं जाओगे? आर्यन कहता है, चुप एकदम, किया हो गया है, तुझे ऐसा पहली बार हुआ है, किया तुमने मेरी बात नहीं मानी। शौर्य कहता है, माफ कर दे भाई, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि जब जब मैं गुस्से में होता हूँ तो अपने होश खो देता हूँ। पहले मुझे छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आता था, और अब तो मेरे साथ इतने भयानक एक्सीडेंट हो रहे हैं। तू ही बता मैं क्या करूं? आर्यन कहता है, सब्र और खुद पर काबू। अगर ऐसा ही रहा और तुझे कुछ हो गया तो सोचा है मेरा क्या होगा, और रूबी उसका, उसे कौन बचाएगा? तुम जब पागलों की तरह सड़कों पर भाग रहा था, कितनी बार तेरा एक्सीडेंट होते होते बचा। शौर्य कहता है, आई एम। आर्यन कहता है,
देखो मेरी बात ध्यान सुनो, वादा कर कि तू अब से मेरी कोई बात नहीं टालेगा। शौर्य कहता है, हाँ वादा रहा है, आज के बाद मैं तुम्हारी बात कभी नजरअंदाज नहीं करूंगा। आर्यन हंसते हुए शौर्य को गले लगा लेता है और कहता है, हाँ तो सुनो, तुम 3 दिन से सोए नहीं हो तो अभी अपने कमरे में जाओ और जाकर आराम करो। शौर्य और आर्यन काफी अच्छे दोस्त थे और वो हमेशा एक दूसरे इज्जत से ही बात करते थे, पर अक्सर वो एक दूसरे को तू करके संबोधित करते थे। जाने की बात सुन शौर्य कहता है, पर यार। आर्यन कहता है, पर वर कुछ नहीं, तूने वादा किया है। शौर्य कहता है, सुन तो ले पहल भाई, मैं ये कह रहा था कि मैंने यहाँ इतनी तोड़ फोड़ की है और इतनी तलवार बेकार की है, पहले मैं यहाँ की थोड़ी साफ सफाई कर दूं, उसके बाद सोने चला जाऊंगा। आर्यन कहता है, भूलो मत, साफ सफाई का काम मेरा है, चलो अब जाओ अपने कमरे। शौर्य कहता है, लेकिन तू अकेला कैसे? आर्यन कहता है, जाता है साले, या दूं एक कान पे। शौर्य कहता है, जा रहा हूं यार, गुस्सा मत कर, किया गेलेन को होश आएगा। किया होगा जब गुरु श्रेष्ठ को पूरी बात मालूम होगी। किया शौर्य कभी रूबी को बचा पाएगा? जानने के लिए बने रहे इस अद्भुत कहानी के साथ लव असैसिन। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट में अपनी कीमती राय जरूर दें। अंटार्कटिका महाद्वीप के बर्फीले पहाड़ों के अंदर बने बेस 80 के रूम नंबर 400 में टीना ने सभी स्टूडेंट को बुलाया था। जब सभी की घड़ी में इमरजेंसी सायरन बजा तो सब दौड़कर रूम नंबर 400 में जमा हो जाते हैं। रूबी, नरगिस और अरबाज भी उसी रूम में थे। नरगिस रूबी के पास जाती है, रूबी के पास ही में अरबाज खड़ा था। नरगिस अरबाज से कहती है, तुम यकीन नहीं होता तुम इतनी जल्दी ठीक हो गए। अरबाज कहता है, तुम्हें तो फिर कभी देख लूंगा, और हाँ आगे से चौकन्ना रहना। अरबाज अपना लोहे का हाथ रूबी को दिखाता है। नरगिस कहती है, इसे काटने में तो और भी मजा आएगा। रूबी कहती है, क्या तुम दोनों झगड़ना बंद करोगे? नरगिस कहती है, सॉरी रूबी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। पर तुम ठीक तो होना, एलिमिनेशन चैम्बर में तुम्हारे साथ किया हुआ मैंने देखा सब। रूबी कहती है, तुमने देखा कैसे? नरगिस कहती, वो सब तुम्हें अभी पता चल जाएगा। रूम नंबर 400 के स्टेज पर टीना आ जाती है और सभी स्टूडेंट को चुप रहने को कहती है। टीना आज बेहद गुस्से में नजर आ रही थी। ये गुस्सा उस लीक वीडियो की वजह से था। उसे डर था कि जब जेडो को इस बारे में पता चलेगा तो उसके साथ किया होगा। टीना यही सोच सोच कर बौखला जाती है। टीना सभी स्टूडेंट्स को गुस्से भरी नजर से देखती है। टीना कहती हैं, आज तुम में से किसी एक को दर्दनाक सजा मिलेगी, क्योंकि तुम में से यहाँ कोई ऐसा है जिसने एलिमिनेशन चैम्बर रूम की वीडियो लीक की है और पूरी दुनिया उसे देख भी चुकी है। तुम जो कोई भी हो, खुद सामने आ जाओ, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें पकड़ा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो फैसला तुम्हारा है। सिर्फ मौत चाहिए या दर्दनाक मौत? रूबी नरगिस से कहती है, एलिमिनेशन चैम्बर में तो मैं थी, इसका मतलब मेरी ही वीडियो लीक हुई है। पर कैसे और किसने की? रूबी देखती है कि नरगिस मन ही मन मुस्कुरा रही है। ये देख रूबी हैरान रह जाती है। रूबी कहती है, ये तुमने किया? नरगिस रूबी के मुंह पर हाथ रख देती है और कहती है, अभी इस बारे में कुछ मत बोलो, मैं बाद में तुम्हें सब समझा दूंगी। रूबी चुप हो जाती है और अरबाज की तरफ एक नजर देखती है। अरबाज कहता है, ऐसे किया देख रही हो? रूबी कहती है, मुझे एक बात बतानी थी, पर अभी नहीं, बाद में। एक काम करना, तुम दोनों मुझे 3RD फ्लोर पर मिलना। टीना चिल्लाती है, मैंने कहा न, सब चुप हो जाओ। और जिस किसी ने भी वो वीडियो लीक करी है वो सामने आओ। जब कोई भी आगे नहीं आया, ये देख टीना का गुस्सा बढ़ जाता है। बस बहुत हुआ, मैं मेरे 3 गिनने तक तुम सामने नहीं आए तो आज यहाँ तुम सब मरोगे।
इतना कहकर टीना टैब में कुछ लिखती है और इसी के साथ उस हॉल की छत से पानी निकलने लगता है। देखते ही देखते हॉल में 4 फीट तक पानी भर जाता है। इस वक्त वो हॉल किसी स्विमिंग पूल की तरह दिख रहा था। टीना अपने काले कोट की जेब से एक रिमोट जैसा दिखने वाला डिवाइस निकलती है। इस डिवाइस का इस्तेमाल किसी को भी बिजली का झटका देने के लिए किया जाता है। टीना उस डिवाइस को फुल पावर पर कर देती हो। क्योंकि टीना स्टेज पर खड़ी थी इसलिए पानी उस तक नहीं पहुंचता। रूबी कहती है, ये करना क्या चाहती। अरबाज कहता है, ये डिवाइस करंट देने के काम आता है। अगर टीना ने ये डिवाइस पानी में डाल दिया तो हम सब गए काम से। नरगिश कहती है, ये पागल हो गई क्या, ये हम सबको मार देगी। वहां मौजूद सभी स्टूडेंट चिल्लाने लगते हैं। नरगिस कहती है, शायद मुझे सरेंडर कर देना चाहिए वरना हम सब मारे जाएंगे। रूबी टीना का हाथ पकड़कर कहती है, इस तरह से मरना शायद इतना भी बुरा नहीं है। नरगिश हैरान थी कि रूबी में उससे ये किया कह दिया। उसके पास बचने का रास्ता भी था, फिर भी उसने अपनी दोस्त को बचाने का फैसला किया। रूबी वहां मौजूद सभी स्टूडेंट से चिल्लाकर कहती है, तुम सब आखिर किस लिए परेशान हो, मरने के लिए बस। आज नहीं तो कल हम यहाँ वैसे भी मारे ही जाएंगे, और शायद इससे भी भयानक तरीके से। ये मौत उतनी भी बुरी नहीं है, तो सब शांत हो जाओ और ऊपर वाले का शुक्र अदा करो कि वो हमें कम दर्दनाक मौत दे रहा है। रूबी की बात सुन सभी स्टूडेंट जो अभी डरे और सहमे हुए थे, अब उसके अंदर भी जोश आ जाता है और वो सब अपनी जगह पर ही शांत खड़े हो जाते हैं। टीना ये देख गुस्से से आग बबूला हो जाती है और रूबी को अपने पास बुलाती है। टीना कहती है, तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही। इतना कह टीना एक मुक्का रूबी को मारने वाली होती है, पर रूबी उसका मुक्का अपने हाथ से रोक लेती है। टीना ये देख दंग रह जाती है। रूबी गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, मैं अब तुमसे नहीं डरती। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, समझी न। टीना रूबी के पेट में एक किक मारती है जिससे रूबी स्टेज से नीचे जाकर गिरती है। फिर 3-3 तक गिनना शुरू करती है। रूबी खड़े होती है और दोबारा टीना पर हमला करने की सोचती है, पर अरबाज रूबी को रोक लेता है। उस हॉल की छत पर लगी लेजर गन का निशाना रूबी की ही तरफ था। रूबी अपनी आंखें बंद कर लेती हो और एक गहरी सांस लेती है। रूबी को ऐसा करते देख सभी स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं और एक चैन की सांस लेते हैं। सभी स्टूडेंट्स चिल्लाते हैं, अब हम तुमसे नहीं डरते। टीना 3 तक गिनती है और वो करंट लगाने वाला डिवाइस पानी में फेंक देती है, पर तभी हॉल की छत पर लगी लेजर गन से एक लाल लेजर उस डिवाइस पर लगती है जिससे उस डिवाइस के अंदर एक छेद हो जाता है और वो पानी में गिर जाता है। और तभी हॉल की लाइट चली जाती है। सभी स्टूडेंट्स ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, इसलिए उन्हें पता ही नहीं चला कि लाइट चली गई है। पर एक स्टूडेंट आंखें खुली रखता है। अरबाज देखता है कि 2 नकाब पोश आदमी टीना को अपने साथ जबरदस्ती पकड़कर ले जाते हैं। अरबाज खुद से कहता है, अब ये क्या नया तमाशा है, टीना को कौन लोग अपने साथ ले गए हैं और क्यों किया होगा इन सब स्टूडेंट्स के साथ। आगे जानने के लिए बने रहे लव असैसिन के साथ। कुछ ही देर के बाद हॉल की लाइट आ जाती है और अरबाज सभी स्टूडेंट को आंखें खोलने को कहता है। सब हैरान थे कि वो बच कैसे गए। रूबी कहती है, स्टेज खाली क्यों है, टीना कहाँ गायब हो गई। अरबाज कहता है, हमें इस बारे में बात करनी होगी। 3 RD फ्लोर पर चलो जल्दी। 3 RD फ्लोर पर स्टूडेंट के लिए कैंटीन बनाया गया था। जाहिर सी बात, जेडो ने अपने सभी बेस पर खाने पीने की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अरबाज, रूबी और नरगिश तीनों कैंटीन में आ चुके थे। रूबी कहती है,
अब तुम बताओगे किया कि कुछ देर पहले हॉल में आखिर क्या हुआ और टीना अचानक कहाँ गायब हो गई। अरबाज कहता है, जब तुम सबकी आंखें बंद थी तो मैं सब देख रहा था। मैंने देखा कि दो लोग जिन्होंने चेहरे पर सिल्वर मास्क लगा रखा था वो टीना को जबरदस्ती अपने साथ ले गए और वो करंट लगाने वाला डिवाइस वो लेजर लगने से खराब हो गया। नरगिश और रूबी अरबाज की बात सुन हैरान थे। रूबी कहती है, हाँ तो नरगिश अब तुम भी बताओगी को तुमने वो वीडियो लीक कैसे की। अरबाज कहता है, एक मिनट, किया वो वीडियो तुमने लीक की और तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती है। आज हम सब तुम्हारे वजह से मारे जाते। नरगिस कहती है, मैं टीना के पास जाने वाली थी पर रूबी ने मुझे रोक लिया। डफर रूबी कहती है, ये सच कह रही है अरबाज, मैंने इसे रोका था। खैर ये सब छोड़ो, तुम बताओ उस वीडियो के बारे में। रूबी कहती है, तो सुनो, जब तुम्हें इन लोगों ने एलिमिनेशन चेंबर में बंद कर दिया था और जब मैं वहां से गई तो मेरी नज़र एक गार्ड पर पड़ी। उसके हाथ में एक टैब था जैसा कि यहाँ सबके पास है। फिर मैंने दिमाग लगाया और वो टेबलेट चुराने का प्लान बनाया। पर एक प्रॉब्लम सामने आई, वो था वहां लगा कैमरा। रूबी कहती है, फिर किया क्या तुमने। नरगिश कहती है, मैंने अपने बाल खोलकर अपने चेहरे को ढक लिए और उस गार्ड के सिर पर पीछे से हमला कर उसे बेहोश कर दिया। उसके बाद मैंने उसका टैब लिया और उसका पासवर्ड क्रैक किया और अपना अकाउंट डेमन गर्ल लॉगिन किया और यहाँ के सारे सीसीटीवी कैमरों को हैक किया और एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर लगे कैमरे को एक्सेस किया और वीडियो सेव करके उसे एक न्यूज़ चैनल की वेबसाइट पर भेज दिया और फिर वो टैब रीसेट करने के बाद उसे वही फेंक कर भाग गई। अरबाज कहता है, ये लोग तुम्हें पकड़ क्यों नहीं पाए। नरगिस कहती है, क्योंकि मैं एक हैकर हूं और मैंने सारा काम बड़े ही सफाई से किया। रूबी कहती है, यानी अब तक वो वीडियो पूरी दुनिया में फैल चुका होगा। नरगिश कहती है, हाँ रूबी तुम्हारा अंदाजा सही है। रूबी कहती है, किया वो वीडियो शौर्य ने देखी होगी। शौर्य का नाम रूबी के मुंह से सुनकर अरबाज तिलमिला जाता है। उसे अपने स्कूल में हुई सारी घटनाएं याद आ गई। उसे याद आया कि किस तरह शौर्य ने उसके सीने में पेन घुसा दिया था। उसके दिल में शौर्य के लिए गुस्सा और नफरत दोबारा घर बना लेती है। अरबाज कहता है, मुझे भूख लगी है, मैं कुछ लेकर आया। इतना कहकर अरबाज वहां से चला जाता है। नरगिश कहती है, ये शौर्य कौन है। रूबी कहती है, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। नरगिश कहती है, वो रहता कहाँ है। रूबी कहती है, वो मुंबई में रहता है। नरगिस कहती है, फिर तो पूरे चांस है कि उसने भी वो वीडियो देखी होगी। हाँ, अगर वो किसी ऐसे शहर में रहता जहां टीवी और इंटरनेट न हो तो वो कभी वीडियो नहीं देखता पाता। रूबी मुस्कुरा देती है। रूबी को मुस्कुराता देख नरगिश भी मुस्कुराकर पूछती है, किया हुआ बहन, आखिर कौन है ये शौर्य जिसके बारे में सोच सोच कर आप मुस्कुरा रही हो। रूबी कहती है कोई दिल के करीब और जान से प्यारा। मुझे जब जब उसकी याद आती है तो मेरे अंदर एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है। नरगिश फिल्मी अंदाज में कहती है, समझ गई, हमारी राजकुमारी का राजकुमार शौर्य एक दिन उसे बचाने आएगा इस नर्क से और शैतानों का खात्मा कर देगा। नरगिस ने ये बात मजे मजे में बोल दी पर यह बात रूबी के दिल पे लग जाती है और उसकी आंखों आंसू आ जाते हैं। रूबी कहती है, वो यहाँ आ भी गया तो कुछ नहीं कर पाएगा। जब वो मुझे अकेली टीना से नहीं बचा पाया तो यहाँ तो न जाने कितने कुशल योद्धा है। नरगिश कहती है, तो तुम इसलिए रो रही हो क्योंकि शौर्य एक कमजोर इंसान है जो तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सका और यहाँ तुम्हारे साथ जो कुछ भी अब तक हुआ उसका जिम्मेदार तुम शौर्य को समझती हो। रूबी नरगिश की बात का कुछ जवाब नहीं देती। नरगिस कहती है, अच्छा एक बात बताओ, जब टीना तुम्हें अपने साथ ले जा रही थी तो क्या शौर्य तुम्हारे साथ था। रूबी हाँ में सिर हिलाती है।
तो किया शौर्य ने तुम्हें बचाने की जरा भी कोशिश नहीं और तुम्हें ऐसे ही जाने दिया। रूबी कहती है, नहीं वो लड़ा था मेरे लिए, उसको बहुत चोट भी आई थी और वो वही रोड पर जख्मी होकर गिर गया था। नरगिस कहती है, टीना से लड़ते वक्त वो मर भी सकता था, फिर भी वो लड़ा किसके लिए बताओ रूबी। रूबी कहती है, मेरे लिए। नरगिस कहती है, और एक तुम हो जो उसके बारे में पता नहीं किया सोच रही हो। ऊपर वाले का शुक्र कर कि तुम्हारे पास शौर्य है जो अपनी जान की परवाह किए बिना तुम्हारे लिए लड़ गया। मुझे देखो, मेरे पापा एक पुलिस कमिश्नर है। टीना तलवार की नोक पर उनकी आंखें के सामने से मुझे ले गई और उन्होंने मुझे बचाने की कोशिश भी नहीं की। रूबी कहती है, तुम सही कह रही, मैं खुदगर्ज हो गई थी जो बस अपने बारे में सोच रही थी। आई मिस यू शौर्य। अरबाज दूर से सारी बातें सुन रहा था। उसे ये बात बर्दाश्त ही नहीं थी कि रूबी उसके सिवा किसी और का नाम भी ले। और इतने वक्त के बाद दोबारा रूबी के मुंह से शौर्य के बारे में सुनकर अरबाज गुस्से में अपनी मुट्ठी दबाता है। शौर्य शौर्य और बस शौर्य, तुम कभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे। खैर, इस बार तो तुमसे मिलने की मुझे भी जल्दी है। इतना कहकर अरबाज एक कुटिल मुस्कान देता किया होगा आगे। टीना कहाँ गायब हो गई? क्या शौर्य और रूबी कभी मिल पाएंगे? जानने के लिए बने रहे। लव असैसिन के साथ कहानी जारी है।